स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर है गैसेस। उसका टॉपिक है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को लॉ ऑफ वॉल्यूम्स भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें वॉल्यूम की चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर्स। इस लॉ के दो पैरामीटर्स हैं जो चेंज होते हैं, फैक्टर्स हैं। एक है वॉल्यूम, एक है टेम्परेचर, और इसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट तस्वर करते हैं। की पॉइंट्स में हम यही देखते हैं कि किसने इसको किया था। जे चार्ल्स थे, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। वो उन्होंने 1787 में इसको प्रपोज़ किया था, और उन्होंने इसको एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था। इट्स नॉट क्वालिटेटिव, इसमें क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटीज़ और नंबर्स ऐड होते हैं, ठीक है, बिटवीन वॉल्यूम्स एंड टेम्परेचर्स। इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी है जिसमें द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोलूट टेम्परेचर। यहाँ पे जो टेम्परेचर, इट्स नॉट नॉर्मल टेम्परेचर इन सेल्सियस, इट्स एब्सोलूट टेम्परेचर। हम बाद में एब्सोलूट टेम्परेचर भी एक एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ के तौर पे एक इंडिपेंडेंट अगला लेक्चर बनाएंगे। वो इसकी एप्लीकेशन है। ये एब्सोलूट टेम्परेचर है, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पर उसने जो था चार्ल्स, उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन गैस है, इसने दो तीन गैसेस के ऊपर इसको अप्लाई किया। तो उसने ये फ़ील किया कि ऑल दीज गैसेस एक्सपैंड इक्वली 0 से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद इनमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है क्योंकि कुछ के अंदर डिफरेंट फ़िज़िकल और केमिकल बिहेवियर्स के अंदर चेंजेस आती हैं। तो 0 से 80 तक इन्होंने सेम ऑब्जर्वेशंस दी कि इन्होंने चार्ल्स लॉ को ओबे किया। यहाँ पर आप अगर गौर से देखें स्टेटमेंट को, तो स्टेटमेंट में आपको नज़र ये आएगा कि इसमें जो गिवन मास ऑफ अ गैस है, इसका मतलब ये है कि आपने नंबर ऑफ़ मोल्स कांस्टेंट रखे हुए, ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर। दूसरी चीज़ जो कांस्टेंट है वो है प्रेशर। और तीसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोलूट टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर, एब्सोलूट टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशनशिप में है, और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ अ गैस और प्रेशर, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो इस ऊपर वाले स्टेटमेंट से हमने ये डिराइव की रिलेशनशिप कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोलूट टेम्परेचर। और अगर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है K। और अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो इक्वल टू V/T। ये हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप आ जाएगा। अच्छा, बात हम ये कर रहे थे कि अगर टेम्परेचर में चेंज आए तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो हमारी जो स्टेटमेंट 2 है उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे एब्सोलूट टेम्परेचर में थोड़ा चेंज आता है, फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि V1 और T1 हमारे इनिशियल या फर्स्ट टेम्परेचर्स और वॉल्यूम से, अगर हम उसमें 1 डिग्री राइज करते हैं या कुछ चेंज करते हैं टेम्परेचर में, तो हमारा वॉल्यूम टू V2 हो जाएगा और टेम्परेचर टू T2 हो जाएगा। तो ये दोनों का रिलेशनशिप जब भी हम रेशो लेंगे वो K के इक्वली होगा, यानी ये कांस्टेंट होगा। तो हम चार्ल्स लॉ की एक और डेफिनेशन भी बना सकते हैं, एक और स्टेटमेंट भी बना सकते हैं कि द रेशो बिटवीन द रेशो, ये ओवर लिखने की वजह रेशो होती है, बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एंड एब्सोलूट टेम्परेचर इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। यानी आप जितनी V3 Vn तक चले जाएं, Tn तक चले जाएं, तब भी इनका जो रेशो होगी वो कांस्टेंट के इक्वल होगी। ये जो दोनों आपके पास इक्वेशंस आ रही हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आती हैं। तो पहला लेक्चर हम यहीं पे करते हैं और इसके बाद अगला जो हमारा होगा ना, वो एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ एब्सोलूट टेम्परेचर होगा। ओके बेटा। अच्छा बच्चे, हमने चार्ल्स लॉ की 2 डेफिनेशंस और 2 रिलेशनशिप्स देखे थे। अब हमने एब्सोलूट टेम्परेचर को देखना है कि वो क्या है, और एक क्रिटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ है। इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ का मतलब एब्सोलूट ज़ीरो भी हम लेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर बहुत लॉन्ग होगी तो मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगी। तो एब्सोलूट टेम्परेचर आपके लिए जानना ज़रूरी है कि एब्सोलूट टेम्परेचर इज़ ऑलवेज इन केल्विन। द टेम्परेचर इज़ नॉट मेजर्ड इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो इसकी वजह क्या है वो मैं आपको कुछ देर बाद बताऊँगी कि आपने चार्ल्स लॉ में हमेशा केल्विन को जो एंड आपका जो रिज़ल्ट निकल रहा होगा वो केल्विन में होगा। हाँ, कुछ डेफिनेशंस हमारी आएंगी जो डिग्री सेंटीग्रेड में भी है, जब हम डिराइव कर रहे होंगे और इन चीज़ों को,
तो अल्टीमेट हमारा आंसर केल्विन में होना चाहिए। तो क्रिटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ का मतलब है कि थोड़ी सी वेरिएशन या थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी चार्ल्स लॉ में आ जाती है। वो क्या है? वो स्टेटमेंट ये है वह कि अगर हम 1 डिग्री राइज़ करते हैं किसी भी टेम्परेचर में, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। तो इसमें वॉल्यूम में चेंज या बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आएगा 1/273 टाइम्स। ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 1 डिग्री, देन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस चेंजेस 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है। तो ये बढ़ भी सकता है और ये कम भी हो सकता है। अच्छा, ये क्रिटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ में डेरिवेशन बड़ी ही आसान है। हम शुरू करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री को वी नॉट ले लेते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम या 0 पे वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड में हम ऐड कर, क्योंकि हमने देखा था ना एक फैक्टर था 1/273 टाइम्स इसने चेंज आना है, तो वी नॉट हमारा 0 डिग्री वाला था, प्लस हो जाएगा वी नॉट के अंदर ही ये फैक्टर ऐड हो जाएगा 1/273। ठीक हो गया। 2 डिग्री में हो तो ये 2/73 हो जाएगा मल्टीपल। ये फैक्टर वो है जो हर दफ़ा इंक्रीज़ हो रहा है, वी नॉट ने हमेशा ऐड होना है। अगर ये करते 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 हम टी टेम्परेचर पे चले जाएं तो ये T/273 हो जाएगा। ठीक है, वी नॉट अपनी जगह पे रहेगा। अगर हम ये देखें कि इसमें से वी नॉट दोनों तरफ कॉमन आ रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी नॉट को बाहर लेके जाएं तो यहाँ से 1 आ जाएगा और इसमें से आ जाएगा T/273। ठीक हो गया। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है ना, तो एलसीएम लेने से, ये एलसीएम हमने लिखा हुआ है, 273 इसकी जगह पे आ जाएगा न्यूमरेटर में, टी अपनी जगह पे टी रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 273 वी नॉट हमने पहले कॉमन ले लिया था। अब एक चीज़ आपके सोचने की है कि किसी भी चीज़ में अगर हम 273 ऐड कर दें, टेम्परेचर में 273 ऐड हो रहा है ना, इफ़ 273 इज़ एडेड टू अ टेम्परेचर देन द टेम्परेचर इज़ कन्वर्टेड टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी केल्विन स्केल। आपने सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो सेंटीग्रेड के अंदर आप 273 ऐड करते हो ना, तो समझो ये सेंटीग्रेड वाला है, उसमें 273 ऐड हो गए हैं, तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये केल्विन स्केल का कैपिटल टी हो गया और ओवर 273 तो है ही। ठीक है। अब हम इसको ये देखते हैं कि अगर वी टाइम टी पे हमने डिग्री पे लिया था, टी डिग्री पे जो वॉल्यूम था वो वी नॉट इंटू कैपिटल T/273 है। इसमें अगर हम ये देखें कि ये वी नॉट और 273 को हम पहले लिख लेते हैं और इनटू टी करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये दोनों एक लिहाज से कांस्टेंट्स आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इनको अगर हम के इक्वल कर लें तो ये वी टी इज़ इक्वल टू के टी आ गया। दोबारा वही रिलेशनशिप हमारे पास मौजूद है कि वी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जो हमारी स्टार्टिंग में भी था। अच्छा, अब लास्ट चीज़ हम देखते हैं कि चार्ल्स लॉ को अगर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो ये इस तरह से एक इंक्लाइंड, पॉजिटिवली इंक्लाइंड बार बनती है। और याद रखिएगा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ज़ीरो से इसको स्टार्ट नहीं किया वॉल्यूम वाली जगह को। ठीक है ना, वजह यह है कि किसी भी 0 डिग्री पे कभी भी वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होता। हाँ, हाइपोथेटिकल हमारा अगला टॉपिक आएगा एब्सोलूट, अगली वीडियो में एब्सोलूट ज़ीरो जो केल्विन स्केल पे है ज़ीरो, तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमेशा आपका वॉल्यूम नॉन ज़ीरो रहेगा। ठीक है, ये आपको डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर आपको डिफरेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशनशिप्स मिल रहे हैं। इसमें हर लाइन जो है उसको आइसोबार कहते हैं। ईच कांस्टेंट प्रेशर लाइन इज़ कॉल्ड आइसोबार। ठीक है, अब ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ तक चार्ल्स लॉ और उसकी दोनों स्टेटमेंट्स और इसकी क्रिटिकल स्टेटमेंट हमने डिस्कस की, डेरिवेशन की। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो एब्सोलूट ज़ीरो पे होगा लेक्चर, और एब्सोलूट ज़ीरो इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। प्लस हम बहुत सारे इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे कि एवरी डे लाइफ में तकरीबन 10-12 एग्जांपल्स करेंगे। एवरी डे लाइफ में चार्ल्स लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कम से कम 10-12 हम एग्जांपल्स करेंगे। बच्चों, अभी जो हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ की एक एप्लीकेशन है एब्सोलूट ज़ीरो। तो हम ये देखते हैं कि एब्सोलूट ज़ीरो होता क्या है। एब्सोलूट का मतलब ये है कि कोई केल्विन स्केल की बात हो रही है टेम्परेचर में। तो एब्सोलूट ज़ीरो का मतलब एक ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, एक सपोज टेम्परेचर है जो थ्योरेटिकल है अभी तक, जिसमें हम उस वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ ज़ीरो, उसमें उसका बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में नहीं रहती और थ्योरेटिकली उसका सारा वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। तो वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए उसको हम एब्सोलूट ज़ीरो कहते हैं। ठीक है, ये एक सपोज या हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है
ये अभी तक अचीव नहीं हुआ, ठीक है। हमने सुपर मैटर्स बनाए हैं, सुपर मटेरियल्स बनाए हैं, लेकिन वो अभी तक 273 -273 तक उसने लाइन को रीच नहीं किया। तो आप ये देखें ना कि ये हमारा ज़ीरो स्केल था, सेंटीग्रेड पे ज़ीरो था, इससे भी नीचे हम जा रहे हैं। तो आपका ये जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट आपको ज़ीरो होता हुआ फील हो रहा है, ठीक है ना। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है ना। ये माइनस में अगर हमने क्या हुआ तो केल्विन में ले जाते हैं, और यहाँ पे जाके वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि वाई वी हैव चोज़न द केल्विन स्केल, या हमने क्यों इसको डेवलप किया था। वजह ये थी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो स्केल्स थे उनमें -273 तक का जो टेम्परेचर था वहाँ अचीव करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो उन्होंने एक ऐसा स्केल लिया जिसके ऊपर -273.5 एक स्केल अचीव किया जा सकता है, इसलिए उसको केल्विन किया। तो हमारे केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे जो कैलकुलेशंस होती हैं वो केल्विन स्केल को ही फॉलो करती हैं, लेबॉर्ट्री में ख़ास तौर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे तक टेम्परेचर आ सकता है इसमें। तो बाकी ये है कि इसमें कोई और बात नहीं है समझने की। आपकी ये क्वेश्चन आ जाता होता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो आप उसमें यही कह सकते हो कि सिग्निफिकेंस एब्सोल्यूट टेम्परेचर की क्या है। इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ गैस एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज़ीरो, बिकॉज इट चेंजेस इनटू लिक्विड और सॉलिड स्टेट, कभी भी वो गैसियस स्टेट में नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड द गैस पार्टिकल्स डू नॉट मूव एट ऑल, उनकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, और थ्योरेटिकली वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम ज़ीरो। तो गैस ही नहीं है, जब वॉल्यूम ही ज़ीरो हो गया तो नो गैस। ये भी बात एक सिग्निफिकेंस के तौर पर हम कह रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो मे बी इनिशियलाइज्ड टू गेट द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर्स। केल्विन स्केल के अंदर जो मिनिमम स्केल हमें मिलता है ज़ीरो मिलता है, टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री केल्विन मिलता है। और लास्ट जो हम इसकी सिग्निफिकेंस कर सकते हैं वो ये है कि ज़ीरो केल्विन जो है वो इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट ज़ीरो। ज़ीरो केल्विन इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है, विच इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ठीक हो गया। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब हम जो है इसके अगले लेक्चर के अंदर इसकी एप्लीकेशंस एवरीडे लाइफ में चार्ल्स लॉ की देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चार्ल्स लॉ या की जो है ना एप्लीकेशंस एवरीडे लाइफ की देखेंगे। वो ये हैं कि कहाँ कहाँ पे ये एवरीडे लाइफ में यूज़ होता है। तो पहला जो हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि वो जो आपने देखा नहीं होगा, टर्की के अंदर फ्लोटिंग एयर बलून्स होते हैं, गैस हॉट गैस बलून्स, तो वो उसके अंदर चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है। वो कैसे होता है कि उसके अंदर जो एक टॉर्च होती है वो इट हीट्स द एयर इनसाइड द बलून, बिकॉज ऑफ विच एयर पार्टिकल्स मूव फास्टर, और वो एक्सपैंड हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, और मेकिंग द बलून लेस डेंस, दैट्स इज वाई इट्स फ्लोट्स इन द एयर। दूसरा है कि इन विंटर्स एज टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड व्हेन यू टेक अ बास्केटबॉल इट श्रिंक्स। आपने बलून्स को भी, आपने अपने फुटबॉल्स को भी देखा होगा कि सर्दियों में आप भरते अपनी तरफ से हो, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद वो श्रिंक या सॉफ्ट सॉफ्ट फील होना शुरू हो जाते हैं। जबकि गर्मियों में आप वही भरते हो तो कई दफ़ा वो बलून भर जाता है या बॉल बहुत ही ज़्यादा टाइट लगता है। तो उसकी वजह भी चार्ल्स लॉ की है, गैस के वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर हाई पे। और तीसरा है जी गैस टायर्स एक्सपीरियंस द सेम अबव फिनोमेना जो हमने अभी बलून्स में और बास्केटबॉल में देखा था, वही वही कार टायर्स के अंदर भी होता है। उसकी जो उसकी ट्यूब होती है वो सर्दियों में श्रिंक्ड और गर्मियों में सही टाइट फील होती है, उसी उतनी ही गैस अगर आप भरें तो। तीसरा है कि व्हेन वी ओवरफिल द ट्यूब प्लेस्ड ऑन द पूल्स, पूल्स के ऊपर वो जो लाइफ सेविंग सी ट्यूब नहीं होती जिस पे इंजॉय कर रहे होते हैं, ऑन अ हॉट डे इट कैन स्वेल अप इन द सन एंड बर्स्ट। यानी आपने ट्यूब को फुल भर दिया था और छोड़ दिया, पहले तो नहीं फटी, लेकिन कुछ अरसे बाद गर्म होते 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 आपने अचानक देखा फट गया। इसी तरह आप गैस बलून्स को अगर हीटर लगे हुए कमरे में रखें ना तो अचानक रात को ढस की आवाज़ आती है। वजह वो ये होती है कि वो एक्सपैंड होके फट जाते हैं गर्म कमरे में। अच्छा, टर्की जब कुक किया जाता है ना तो गैस इनसाइड द थर्मामीटर एक्सपैंड्स until it can pop the plunger. पॉप अप टर्की थर्मामीटर वर्क्स ऑन द बेस्ड ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है। कार इंजन में भी यही काम है। इन कार इंजन द पावर स्ट्रोक्स ऑफ स्पार्क्स इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन, ठीक है, ये दो चीज़ें उसमें हो रही होती हैं। ड्यू टू इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड लीड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस। उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपैंड होता है और फिर वो सारा वर्किंग उसका हाइड्रोलिक प्रेस और वो सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना।
Helium balloons shrink in cold weather and they burst or they expand in hot weather. In winter, the capacity of human lungs decreases. ये अब आपको बायो केमिस्ट्री के अंदर की बात बता रहे हैं. दिस मेक्स द डिफ़िकल्टी फॉर एथलीट्स और इवन जॉगिंग करने वाले बंदों के लिए टू परफॉर्म ऑन फ्रीजिंग विंटर डे, और जॉगिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट. ठीक हो गया. तीसरा ये फर्मेंटेशन, जो बेकरी के आइटम्स वगैरह होते हैं, ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. ईस्ट जो है produces carbon dioxide, and when we bake it, carbon dioxide expand, and due to the increase in temperature it gives fluffiness in the cakes and bread. अच्छा, डिओड्रेंट स्प्रे बॉटल्स वगैरह जो होती हैं उसके अंदर भी ये जो होता है, आमतौर पे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहती है. अगर किसी गर्म उनको कर दें या गर्म जगह पे रख दें, या इवन आपकी ये जो कोक वगैरह की जो बॉटल्स हैं, ठीक है ना, कन्फेक्शनरीज जो होते हैं, वो उसके अंदर भी ये जो मुख्तलिफ सोडा बॉटल्स हैं उनके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो आपको चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन फ़ौरन फ़ील हो जाएगी. अंडर हाई टेम्परेचर द एयर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉटल विल एक्सपैंड, विच कैन लीड टू द बर्स्टिंग ऑफ द डिओड्रेंट बॉटल. ठीक हो गया. गर्म जगह पे या गर्मी के करीब नहीं रखना आपने. यही पेट्रोल वगैरह के साथ भी है. चार्ल्स लॉ आल्सो हेल्प टू रिमूव डेंट्स फ्रॉम द पिंग पोंग बॉल. अब अगर डेंटी होगी है पिंग पोंग बॉल, तो आप उसको बॉइलिंग वाटर में डालें, उसके अंदर जो हवा होगी वो एक्सपैंड हो जाएगी और उसका डेंट रिमूव हो जाएगा. ठीक है. थर्मोमीटर आल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ चार्ल्स लॉ, एंड द वॉल्यूम ऑफ द मटीरियल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है. ये कुछ एप्लीकेशंस थी, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इनसे मिलती जुलती ही होंगी. तो ऐसे लोग बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपको कंसेप्चुअल याद आ जाते हैं तो आपने कर लेना है. ठीक है बेटे. ऑल द बेस्ट.